निर्माण कैंपस सुनाम की ओर से आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम सी प्रोग्रामिंग से संबंधित फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। व्हाट आर फंक्शंस? फंक्शन इज द लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स को लॉजिकली ग्रुप करके किसी काम के आधार पर स्टेटमेंट्स को ग्रुप करके हम फंक्शंस को बना सकते हैं। फंक्शंस आर यूज्ड टू सॉल्व ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय डिवाइडिंग इट इनटू स्मॉलर पार्ट्स। किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करने के लिए हम फंक्शंस बनाते हैं। ए फंक्शन once defined can be used many times। किसी भी फंक्शन का हम कई बार प्रयोग कर सकते हैं, परंतु उस फंक्शन को डिफाइन केवल एक बार ही किया जाएगा। फंक्शंस आर आल्सो नोन एज सब प्रोग्राम्स और प्रोसीजर्स। फंक्शंस को सब प्रोग्राम और प्रोसीजर्स भी बोला जाता है, क्योंकि यह एक बड़े प्रोग्राम का एक छोटा हिस्सा होता है, इसलिए इसको सब प्रोग्राम कहा जाता है। अब तक हमने सी लैंग्वेज में जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं उनमें हमने मेन फंक्शन को डिफाइन किया है। इसी फंक्शन से ही सी भाषा का हर प्रोग्राम अपनी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करता है। जैसे डायग्राम में दिया गया है, मेन फंक्शन में हम कुछ और फंक्शंस भी यूज कर रहे हैं। जिस प्रकार हम मेन को डिफाइन करते हैं उसी प्रकार हम अपनी जरूरत के अनुसार सी भाषा में कितने भी फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में हमने एक ऐड फंक्शन को दिखाया है, एक सबट्रैक्ट फंक्शन को दिखाया है, एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड को। सभी काम एक साथ में मेन फंक्शन में करने के बजाय हमने उन कामों को करवाने के लिए स्टेटमेंट्स को अलग अलग ब्लॉक्स में, अलग अलग फंक्शंस में बनाकर इस प्रोग्राम में यूज किया है। तो इस प्रकार से जो काम मेन फंक्शन ने करने थे उन सभी कामों को अलग अलग कामों के आधार पर अलग अलग फंक्शंस में डिवाइड करके बना दिया। तो एक प्रोग्राम, एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इकट्ठा बनाने के बजाय हमने उस प्रोग्राम को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करके बनाया है। तो इस तरह हम किसी बड़े प्रोग्राम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बना सकते हैं। यहाँ पर हर एक छोटा पार्ट अपने आप में एक फंक्शन के रूप में दिखाया गया है और हर एक फंक्शन एक डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क को परफॉर्म कर रहा है। इन सभी डिफरेंट टाइप्स के कामों को करवाने के लिए हमने स्टेटमेंट्स को अलग अलग फंक्शंस में ग्रुप कर दिया है। इन फंक्शंस को एक बार डिफाइन करने के बाद हम जितनी मर्जी बार किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं। आइए अब फंक्शन का कंसेप्ट देखते हैं। जो काम हमने मेन में करवाना था उस काम को स्मॉलर टास्क में डिवाइड कर लिया। हर एक टास्क को परफॉर्म कराने के लिए हमने एक अलग से फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अगर फंक्शन में करवाए जाने वाले काम को और स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है तो हम उन्हें फिर से स्मॉलर पार्ट्स में आगे डिवाइड कर सकते हैं। और इसमें मेन काम को डिवाइड करके हम नीचे की तरफ छोटे कामों में डिवाइड करते हुए जा रहे हैं। तो इस तरह की अप्रोच टॉप डाउन अप्रोच भी कहलाती है। आइए फंक्शंस के कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। इट बिकम्स इजी टू सॉल्व ए कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बाय डिवाइडिंग इट इनटू स्मॉलर फंक्शंस। किसी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को स्मॉलर फंक्शंस में डिवाइड करके बनाने से उस काम को करना इजी हो जाता है। It becomes easy to debug the program। प्रोग्राम को डिबग करना भी आसान हो जाता है। Now what is debugging? किसी प्रोग्राम में एरर्स को ढूंढकर उन्हें ठीक करने का प्रोसेस है जो उसे डिबगिंग कहा जाता है।
तो जब हम प्रोग्राम को फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं तो पूरे प्रोग्राम को चेक करने के बजाय हम केवल उसी पार्ट को या उसी फंक्शन को चेक करेंगे जो हमें एरर दे रहा है या जिसमें एरर आ रही है। तो इस तरह से डीबगिंग का काम क्या हुआ, आसान हो गया, क्योंकि हमें पूरा प्रोग्राम चेक नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ उसके एक छोटे से पार्ट को ही चेक कर रहे हैं, जिससे हम आसानी से उसमें एरर ढूंढ के ठीक कर सकते हैं। इट इज इजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई ए फंक्शन। फंक्शंस को, क्योंकि फंक्शन छोटे होते हैं प्रोग्राम से साइज में, तो उनको मेंटेन करना या उनमें कोई चेंजेस करना आसान रहता है, इसलिए भी हम प्रोग्राम को फंक्शंस में डिवाइड करते हैं। इट अलाउज द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। जो कोड हमने फंक्शन में लिखा है उस कोड को बार बार लिखे बिना हम केवल फंक्शन के नाम का प्रयोग करते हुए उस कोड को कई बार प्रयोग कर सकते हैं, परंतु वह कोड लिखा हमने एक बार है, यूज हम उसे मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। स्मॉल फंक्शंस आर सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग। जो छोटे फंक्शन है वह अपने आप को ही एक्सप्लेन करते हैं कि वह क्या काम कर रहा है। जैसे हमने किसी फंक्शन का नाम ऐड रखा तो उसी से क्लियर होता है कि वह फंक्शन किसी एडिशन के काम को करवाने के लिए बनाया गया है। तो सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग का मतलब खुद को एक्सप्लेन करते हैं प्रोग्राम में कौन सा कोड क्या काम कर रहा है। इट अलाउज द प्रोग्रामर टू बिल्ड ए लाइब्रेरी ऑफ द कॉमनली यूज्ड फंक्शंस। एक प्रोग्रामर अपने फंक्शंस को डिफाइन करके अपनी सेपरेट से खुद की फंक्शंस की लाइब्रेरी बना सकता है, जिसे वह और प्रोग्राम्स में भी उन फंक्शन को बिना दोबारा बनाए प्रयोग कर सकता है। इट फैसिलिटेट्स टॉप डाउन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच। यह प्रोग्रामिंग की विधि टॉप डाउन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कहलाती है, क्योंकि इसमें टॉप प्रॉब्लम को डिवाइड करके स्मॉलर और लोअर प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया जाता है, इसलिए इसे टॉप डाउन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच भी कहा जाता है जब हम फंक्शंस को डिफाइन करते हुए प्रोग्राम बनाते हैं। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शन दो तरह के हैं, एक लाइब्रेरी फंक्शंस, एक यूजर डिफाइंड फंक्शंस। आइए अब इनको डिफाइन करते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस कौन से होते हैं? Those functions which are inbuilt or predefined in the C language are called standard or library functions. लाइब्रेरी फंक्शंस को हम स्टैंडर्ड फंक्शंस भी कह सकते हैं। यह वो फंक्शंस होते हैं जो सी भाषा में पहले से ही परिभाषित होते हैं, हमें सिर्फ उनको यूज करना है, उनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। जैसे अब तक हम कई फंक्शन यूज कर चुके हैं, प्रिंटफ, स्कैनफ, स्क्वायर रूट फंक्शन, स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग अपर, स्ट्रिंग लोअर। ये सभी फंक्शन पहले से ही सी भाषा में परिभाषित हैं, इनका काम पहले से ही सी भाषा में डिफाइन किया गया है, तो ये सभी फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शंस कहलाते हैं। ऑल दीज फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड इन हेडर फाइल्स। क्योंकि सी भाषा में फंक्शंस बहुत सारे हैं, तो उन फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए हेडर फाइल्स बनाई गई हैं। काम के आधार पर फंक्शंस को उनके रिस्पेक्टिव हेडर फाइल्स में स्टोर किया जाता है। इन हेडर फाइल्स को लाइब्रेरी फाइल्स भी कहा जा सकता है। To use any library function, we have to include the corresponding header file in our program. जिस किसी भी लाइब्रेरी फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पहले उसकी हेडर फाइल को, जिसमें वह डिफाइन किया गया है, उस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा। और किसी भी हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव #include का प्रयोग करते हैं, जैसा कि अब तक हमने कई प्रोग्राम्स में देखा है। प्रिंटफ, स्कैनफ, स्ट्रिंग कॉपी एक्सेट्रा ये सभी लाइब्रेरी फंक्शंस की एग्जांपल्स हैं जो अलग अलग हेडर फाइल्स में डिफाइन किए गए हैं।
जैसे स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग अपर, स्ट्रिंग लोअर, स्ट्रिंग कैट, स्ट्रिंग कंपेयर एक्सेट्रा फंक्शन, जो कि हमने इससे पिछले लेक्चर में स्ट्रिंग से संबंधित था जो उसमें प्रयोग किए थे, वह सभी फंक्शन एक हेडर फाइल जिसका नाम string.h है उस फाइल में डिफाइन किए गए हैं। अगर हम इन फंक्शंस का प्रयोग अपने प्रोग्राम में करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इनकी हेडर फाइल string.h को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी हम इन फंक्शंस का प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज कंपाइलर ने एरर शो कर देनी है। आइए कंसेप्ट ऑफ हेडर फाइल्स एंड लाइब्रेरी फंक्शंस को समझते हैं। सी भाषा में बहुत सारे फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं, तो काम के आधार पर उनको अलग अलग हेडर फाइल्स में, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है, अलग अलग फाइल्स में जिनको हेडर फाइल्स बोला गया है उनमें डिफाइन कर दिया गया है। जैसे इनपुट और आउटपुट से संबंधित फंक्शंस को stdio.h हेडर फाइल में डिफाइन कर दिया गया है। तो हेडर फाइल की एक्सटेंशन .h होती है, तो यह सभी फाइलें .h के साथ बनी हुई हैं, तो यह सभी हेडर फाइल्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी हेडर फाइल्स बनी हुई हैं। हमने यहाँ पर सिर्फ कुछ कॉमन फाइल्स और उनके फंक्शंस को ही रिप्रेजेंट किया है, सभी फाइलों को, सभी हेडर फाइलों को हम यहाँ पर शो नहीं करवा सकते थे। तो जो रेड कलर में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है यह सभी हेडर फाइल्स के नाम है, और इनके नीचे हमने कुछ फंक्शंस की लिस्ट शो करवाई है जो कि उस हेडर फाइल में डिफाइन किए हुए हैं। तो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड printf scanf फंक्शन को stdio.h में डिफाइन किया गया है। मैथमेटिकल या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्क्वायर रूट, पावर, साइन, कोसाइन एक्सेट्रा फंक्शंस को math.h फाइल में डिफाइन किया गया है। स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शंस को जो स्ट्रिंग के ऊपर विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें string.h में रखा गया है। उसी तरह कैरेक्टर डाटा पर काम करने के लिए कुछ फंक्शंस जो बने हुए हैं उन्हें ctype.h हेडर फाइल में रखा गया है। इन सभी हेडर फाइल्स को हम जरूरत के अनुसार अपने प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। और जो इस फाइल में ब्लैक कलर में यहाँ पे शो किए हैं वह सभी फंक्शंस हैं जो इन डिफरेंट हेडर फाइल्स में डिफाइन किए गए हैं। तो किसी भी फंक्शन की पहचान किससे होती है? उसके साथ लगे पैरेंथेसिस से। तो जिस नाम के साथ, जिस आइडेंटिफायर के साथ गोल ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस का प्रयोग किया जाता है वह एक फंक्शन माना जाता है। अगर हम sqrt फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम #include_math.h हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। उसी प्रकार अगर टू लोअर या टू अपर फंक्शन का प्रयोग करना है तो उसके लिए हम ctype.h हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। हम कितनी मर्जी हेडर फाइल्स को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का प्रयोग करते हुए अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं और उनमें डिफाइंड फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जो फंक्शन की दूसरी टाइप है। Those functions which are defined by user are called user defined functions। वह फंक्शन जो यूजर द्वारा स्वयं तैयार किए जाते हैं उन्हें यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहा जाता है। यूजर कैन डिफाइन his her own functions to fulfill his requirements। यूजर अपने खुद के फंक्शंस को बना सकता है ताकि वह प्रोग्राम में अपनी जरूरतों के अनुसार काम कर सके, या अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए यूजर खुद भी अपने खुद के फंक्शंस बना सकता है। जैसे कि अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं उनमें हम मेन फंक्शन को खुद डिफाइन करते हैं, तो मेन फंक्शन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन की बेस्ट एग्जांपल है। हम जो भी काम प्रोग्राम में मेन फंक्शन में करवाना चाहते हैं वह हम खुद डिफाइन करते हैं, इसलिए मेन फंक्शन को यूजर डिफाइंड फंक्शन कहा जाता है। जैसे हम मेन फंक्शन को डिफाइन करते हैं वैसे ही और बहुत सारे फंक्शन हम अपनी जरूरत के अनुसार अपने प्रोग्राम में डिफाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को परिभाषित कर सकते हैं। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कैसे हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस को बना सकते हैं।
सबसे पहले यूजर डिफाइंड फंक्शन का सिंटैक्स दिया गया है। यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, वह बताया गया है। सबसे पहले हम फंक्शन किस टाइप का है वह बताएंगे। यहाँ पर फंक्शन के टाइप का मतलब है फंक्शन हमें काम करने के बाद कोई वैल्यू वापस करेगा या कोई भी वैल्यू वापस नहीं करेगा। तो हर एक फंक्शन अपना काम करने के बाद हमें या तो कोई वैल्यू वापस कर सकता है या वापस नहीं कर सकता। तो उसके आधार पर फंक्शन दो प्रकार के हैं। जो फंक्शन हमें कोई वैल्यू वापस नहीं करते उन्हें हम वॉइड टाइप के फंक्शन कहते हैं। वॉइड टाइप। रिटर्न्स नथिंग। और जो फंक्शन हमें अपना काम करने के बाद कोई वैल्यू वापस करते हैं उन्हें फंक्शंस रिटर्निंग वैल्यू कहते हैं। और जो वैल्यू हमें यह फंक्शन रिटर्न करते हैं वह कोई भी हो सकती है, इंटीजर टाइप, कैरेक्टर टाइप, फ्लोट, डबल एंड सो ऑन। तो किसी भी टाइप की वैल्यू हमें इन फंक्शंस द्वारा काम करने के बाद वापस दी जा सकती है। वह हम डिफाइन करेंगे कि किस टाइप की वैल्यू हमें वह वापस करेगा। अगर हम यहाँ फंक्शन टाइप की जगह वर्ड लिखते हैं तो इट मीन्स जो हम फंक्शन बनाएंगे वह हमें कोई भी वैल्यू वापस नहीं करेगा अपना काम करने के बाद। और अगर यहाँ पे void की जगह कुछ और लिखते हैं जैसे int, float, char, तो जो डाटा टाइप हम यहाँ पे लिखेंगे उसी टाइप की वैल्यू यह फंक्शन हमें काम करने के बाद वापस करेगा। अगर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते, फंक्शन की कोई भी टाइप डिफाइन नहीं करते, तो फंक्शन बाय डिफॉल्ट इंटीजर टाइप का माना जाएगा, अर्थात वह फंक्शन हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, वापस करेगा। तो फंक्शन की टाइप डिफाइन करने के बाद हमें फंक्शन का नाम बताना पड़ता है। फंक्शन का नाम फंक्शन के काम के अनुसार कोई भी निर्धारित किया जा सकता है। जैसे अगर हमने एडिशन का काम कराना है तो फंक्शन का नाम ऐड भी रख सकते हैं और सम या कुछ और भी रख सकते हैं। तो फंक्शन के नाम हमेशा डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए ताकि उसके नाम से ही पता चलता रहे कि वह किस काम के लिए प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद हम पैरेंथेसिस में, फंक्शन के नाम के बाद पैरेंथेसिस में हम आर्गुमेंट्स मेंशन करते हैं। आर्गुमेंट्स वह वेरिएबल्स या वैल्यूज होती हैं जिनका प्रयोग हम फंक्शन में किसी काम को करवाने के लिए करते हैं। यह आर्गुमेंट्स ऑप्शनल होते हैं। अगर हम अपनी ओर से कोई वैल्यू देना चाहते हैं फंक्शन को ताकि फंक्शन उस वैल्यू के ऊपर काम करे जो हमने दी है, तो हम आर्गुमेंट्स का प्रयोग करेंगे। अगर किसी फंक्शन को अपना काम करवाने के लिए बाहर से किसी भी वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती, तब यहाँ पर कोई भी आर्गुमेंट मेंशन नहीं किया जाएगा। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में हम फंक्शन की बॉडी को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर वह स्टेटमेंट लिखी जाती हैं जो फंक्शन से काम करवाने के लिए यूज की जाएंगी। तो बॉडी ऑफ फंक्शन में जैसा हम फंक्शन से काम करवाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स बॉडी ऑफ फंक्शन में लिखी जाएंगी। रिटर्न स्टेटमेंट का प्रयोग तभी किया जाता है जब यह फंक्शन हमें कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर हम void टाइप का फंक्शन बना रहे हैं तब यह रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी जाएगी। तो रिटर्न कीवर्ड का प्रयोग करते हुए हम रिटर्न स्टेटमेंट को लिखेंगे। रिटर्न के बाद वह वेरिएबल या वैल्यू लिखी जाएगी जो यह फंक्शन अपना काम करने के बाद हमें वापस करेगा। आइए अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। पहली एग्जांपल में हमने फंक्शन की टाइप void लिखी है, जिसका मतलब यह हुआ
कि इस फंक्शन को हमने जो काम दिया है वह अपना काम कर देगा और काम करने के बाद हमें वैल्यू वापस नहीं देगा। उसके बाद फंक्शन का नाम ऐड लिखा है और int a, int b यह दो आर्गुमेंट्स हैं जिनका प्रयोग करते हुए हम फंक्शन में एडिशन का काम करवाना चाहते हैं। हम दो वैल्यूज का ऐड करवाने के लिए फंक्शन बनाना चाहते थे, तो हमने यहाँ पर दो वैल्यूज को मेंशन करने के लिए दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिफाइन कर दिए जिनका नाम a और b ले लिया। a और b को वैल्यूज हम तब प्रोवाइड करेंगे जब हम इस ऐड फंक्शन का प्रयोग करेंगे। तो इस फंक्शन की बॉडी में हमने इन दो आर्गुमेंट्स का प्रयोग करते हुए एडिशन का काम करवाया और सी में स्टोर करवा दिया। फिर जो सम था उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर शो करवा दिया। यह दूसरी एग्जांपल दूसरी टाइप के फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। इस एग्जांपल में हमने फंक्शन की टाइप इंट लिखा है, जिसका मतलब यह हुआ कि इस फंक्शन ने अपना काम करने के बाद हमें एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करना है। फंक्शन की टाइप के बाद हमने फंक्शन का नाम ऐड लिखा है और उसी प्रकार दो आर्गुमेंट हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। फंक्शन की बॉडी में हमने इन दो आर्गुमेंट्स का सम करवाया और सी में स्टोर करवा दिया। अब हम यहाँ पर सी की वैल्यू को शो करवाने के बजाय वापस करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे रिटर्न सी लिखा है। सी की टाइप क्या है? इंट। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है? इंट, क्योंकि जो हमें सी की वैल्यू रिटर्न होगी वह किस टाइप की है? इंट टाइप की है। तो इस तरह से हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस को अपनी जरूरत अनुसार डिफाइन कर सकते हैं। हम यह भी डिसाइड कर सकते हैं कि फंक्शन हमें वैल्यू वापस करे या ना करे। अगर हम ऐसे फंक्शन बनाना चाहते हैं जो हमें कोई भी वैल्यू वापस ना करें, तो उसके लिए उन फंक्शंस को void टाइप का बनाएंगे। अगर हम उन फंक्शन से जो उन्होंने कैलकुलेट किया है वही वैल्यू वापस प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम फंक्शंस को रिटर्न टाइप का बनाएंगे और यहाँ पर वह डाटा टाइप लिखी जाएगी जिसके अकॉर्डिंग हम इस फंक्शन से वैल्यू को वापस रिटर्न करवाना चाहते हैं। आइए अब हम फंक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, जैसे फंक्शन डेफिनेशन क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है, या फंक्शन कॉल क्या होती है। ये तीनों कंसेप्ट्स फंक्शंस के बेसिक्स से रिलेटेड हैं। इनके बारे में, इन तीनों कंसेप्ट्स के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका फंक्शंस के साथ जो प्रोग्रामिंग है उसमें अच्छा बेस बन जाए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होती है। जैसे हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, एरेज को डिक्लेयर करते हैं, कॉन्स्टेंट्स को डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही हम फंक्शंस को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन को फंक्शन प्रोटोटाइपिंग भी कहा जाता है। इट डजंट हैव एनी बॉडी। फंक्शन को डिक्लेयर करते समय हम उसकी बॉडी को डिफाइन नहीं करते। इट इज़ टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन। फंक्शन की डिक्लेरेशन को हम सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देते हैं। जैसे हम मेन फंक्शन को बनाते हुए उसके बॉडी कर्ली ब्रेसेस से डिफाइन करते हैं, वैसे फंक्शन डिक्लेरेशन में हम फंक्शन की कोई बॉडी डिफाइन नहीं करते, बल्कि उसकी डिक्लेरेशन को हम सेमीकोलन लगाकर टर्मिनेट कर देते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर अबाउट द टाइप ऑफ फंक्शन, इट्स नेम एंड आर्गुमेंट्स। जो फंक्शन की डिक्लेरेशन है वह कंपाइलर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि हम किस प्रकार का फंक्शन बनाएंगे, उसका नाम क्या होगा, उसमें आर्गुमेंट्स कौन कौन से होंगे या कितने आर्गुमेंट्स होंगे। इस तरह की इंफॉर्मेशन कंपाइलर को प्रोवाइड करने के लिए हम फंक्शन डिक्लेरेशन का प्रयोग करते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन के बाद हम उसे डिफाइन करेंगे। फंक्शन डेफिनेशन फंक्शन डिक्लेरेशन से डिफरेंट होती है। डिक्लेरेशन में हमने कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन देनी है कि हम कौन सा फंक्शन किस नाम से बना रहे हैं या उसके आर्गुमेंट्स के बारे में। बट फंक्शन डेफिनेशन में हम फंक्शन की वर्किंग को डिफाइन करेंगे। जो फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है वह काम क्या करे, उसके काम को डिफाइन करने के लिए हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फंक्शन डेफिनेशन डिफाइंस द वर्किंग ऑफ द फंक्शन। In the definition of a function, we define the type,
नेम, आर्गुमेंट्स एंड बॉडी ऑफ द फंक्शन। जैसे फंक्शन डिक्लेरेशन में तो हम केवल फंक्शन की टाइप, नेम एंड आर्गुमेंट बताकर सेमीकोलन से उसे टर्मिनेट कर देते थे, बट फंक्शन डेफिनेशन में हम फंक्शन की टाइप, नेम, आर्गुमेंट्स एंड उसकी बॉडी को भी डिफाइन करेंगे। फंक्शन को डिफाइन करते हुए हम सेमीकोलन का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए अब देखते हैं फंक्शन कॉल क्या होती है। ए फंक्शन इज कॉल्ड व्हेन वी वांट टू यूज इट। जब हम फंक्शन बना लेते हैं तो उसके बाद उसे यूज करने के लिए, जहां पर भी हम उस फंक्शन को यूज करना चाहते हैं, उसे यूज करने के लिए हम उसे कॉल करेंगे। When a function is called, it starts its execution. जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तब उसकी एग्जीक्यूशन, जो स्टेटमेंट्स हमने उसकी बॉडी में लिखी हैं, वह एग्जीक्यूट होना शुरू कर देती हैं। दिस एग्जीक्यूशन गोज ऑन टिल द एंड ऑफ द बॉडी ऑफ द फंक्शन। और यह एग्जीक्यूशन तब तक चलती है जब तक कि उस फंक्शन की बॉडी समाप्त ना हो जाए। When function completes its execution, जब वह फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन पूरी कर लेता है, प्रोग्राम कंट्रोल इज रिटर्न्ड टू द कॉलिंग फंक्शन। प्रोग्राम का कंट्रोल कॉलिंग फंक्शन में वापस चला जाता है। अब कॉलिंग फंक्शन कौन सा होता है? जो फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, उस फंक्शन को कॉलिंग फंक्शन कहा जाता है। जैसे हम मेन फंक्शन में प्रिंटफ को कॉल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में मेन फंक्शन हमारा कॉलिंग फंक्शन है और प्रिंटफ कॉल्ड फंक्शन है। अब हम फंक्शन से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट हमने अभी डिस्कस किए हैं, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन कॉल, उन सबको प्रोग्राम की हेल्प से डिस्कस करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमें पता है, फंक्शंस बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक वह फंक्शन जो हमें कोई भी वैल्यू वापस नहीं करते, और फंक्शंस की दूसरी टाइप वह होती है जिसमें फंक्शन अपना काम करने के बाद हमें एक वैल्यू को वापस करता है। तो इन्हीं दो प्रकार के फंक्शंस को इन कंसेप्ट से कोरिलेट करते हुए हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वॉइड टाइप के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। वॉइड टाइप के फंक्शंस कौन से होते हैं? जो फंक्शन हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते, अपना काम करने के बाद कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते, उन फंक्शंस को हम वॉइड टाइप के फंक्शन कहते हैं। जैसे कि हम दो वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए एक फंक्शन बनाना चाहते हैं जो दी गई वैल्यूज़ का सम करके मॉनिटर स्क्रीन पर शो कर दें और हमें कोई भी वैल्यू वापस ना करे। तो कंपाइलर को उस फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए सबसे पहले हम फंक्शन की डिक्लेरेशन करेंगे। आइए देखते हैं कैसे डिक्लेरेशन होगी यह। क्योंकि हमने दो वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए फंक्शन बनाना है, इसलिए हम फंक्शन का नाम ऐड रखेंगे। और दो इंटीजर वैल्यूज़ के ऊपर कैलकुलेशन करनी है, एडिशन का काम करना है, तो यहाँ हमने आर्गुमेंट्स में इंट कोमा इंट लिखा है, वेरिएबल्स के नाम नहीं लिखे। वेरिएबल्स के नाम अगर लिख देते तो भी ठीक था, जैसे इंट ए कोमा इंट बी लिख देते तब भी ठीक था। अदरवाइज क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ कंपाइलर को एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि हम यहाँ पर फंक्शन को दो इंटीजर वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे जिनके ऊपर फंक्शन काम करेगा, तो इसलिए यहाँ पर इंट कोमा इंट भी लिख सकते हैं। क्योंकि अब यह फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए इसकी टाइप हमने यहाँ पे क्या बताई है, वॉइड। तो फंक्शन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद हमने एंड में उसके सेमीकोलन लगा दिया, तो यह क्या हुई हमारी फंक्शन डिक्लेरेशन। तो इस तरह से फंक्शन डिक्लेरेशन की सहायता से हम कंपाइलर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि हम कौन सा फंक्शन किस नाम का बनाएंगे, किस टाइप का बनाएंगे, और उसमें आर्गुमेंट हैं या नहीं हैं, अगर हैं तो कितने हैं और उनकी टाइप क्या होगी। यह सब इंफॉर्मेशन डिक्लेरेशन में प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद डिक्लेरेशन को सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसकी कोई भी बॉडी डिफाइन नहीं की गई यहाँ पर।
फंक्शन डिक्लेरेशन में कभी भी बॉडी को डिफाइन नहीं किया जाता, उसके लिए हम फंक्शन को अलग से डिफाइन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर नीचे void add, यहाँ पर हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, इसे हम फंक्शन डेफिनेशन बोलेंगे। फंक्शन डिक्लेरेशन में तो हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके सेमीकोलन लगा के उसको टर्मिनेट कर दिया, परंतु फंक्शन डेफिनेशन में हम वही डिक्लेरेशन वाली स्टेटमेंट यहाँ पर लिखेंगे void add। अब यहाँ पे हमने वेरिएबल्स के नाम भी मेंशन कर दिए हैं, ताकि जब हम इन आर्गुमेंट्स को इस फंक्शन में यूज़ करें तो कौन से नाम का प्रयोग करते हुए इन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पर हमने उनको एक नाम मेंशन कर दिया। पहले आर्गुमेंट का नाम a है, दूसरे इंटीजर टाइप आर्गुमेंट का नाम b है। अब इन नेम्स की हेल्प से हम फंक्शन में एडिशन का काम इजीली करवा सकते हैं। तो यह फंक्शन काम कैसे करेगा, उसके लिए हम यहाँ पे बॉडी डिफाइन कर रहे हैं। बॉडी डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे करली ब्रेसेस का प्रयोग कर रहे हैं, और इसके बाद यहाँ पर आपने सेमीकोलन नहीं लगाना। अगर यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया तो यह क्या बन जाएगी, डिक्लेरेशन। बट यहाँ पे हमने उसकी वर्किंग को डिफाइन करना है, इसलिए करली ब्रैकेट शुरू करके उसके बॉडी को डिफाइन करना शुरू कर दिया, और एंड में करली ब्रैकेट को बंद करके उसके बॉडी की डेफिनेशन को कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे काम क्या हो, एक सिंपल वेरिएबल c डिक्लेयर किया, जिसमें हमने इन दोनों आर्गुमेंट्स को ऐड करके उनका रिजल्ट इसमें स्टोर कर दिया। उसके बाद हमने वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया प्रिंटफ की सहायता से। सम इज मैसेज शो होगा, और %d लगाकर c की वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया। %d क्यों लगाया, क्योंकि c किस टाइप का है, इंट, और इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, %d। तो इस तरह से हमने फंक्शन की बॉडी को डिफाइन कर दिया, फंक्शन को डिफाइन कर दिया। और डिक्लेरेशन और डेफिनेशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ पर डिक्लेरेशन में हम सिर्फ कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि किस प्रकार का फंक्शन हमारा बनेगा, और फंक्शन डेफिनेशन में वह फंक्शन जो हमने डिक्लेयर किया है वह किस प्रकार काम करेगा वह डिफाइन किया गया है, इसकी बॉडी को डिफाइन किया गया है। जबकि डिक्लेरेशन में बॉडी नहीं होती, उसको सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं, जबकि डेफिनेशन में सेमीकोलन नहीं लगाया जाता, उसकी बॉडी को डिफाइन किया जाता है। फंक्शन डिफाइन करने के बाद वह तभी काम करेगा जब उसे कॉल किया जाएगा। आइए अब मेन फंक्शन में इस फंक्शन को, ऐड फंक्शन को यूज करना सीखते हैं। मेन फंक्शन बनाया, यह भी void टाइप का बनाया है, क्योंकि इसने भी जो यहाँ पर काम किया है वह परफॉर्म करना है, और हमें कोई भी वैल्यू वापस रिटर्न नहीं करनी। रिटर्न का कंसेप्ट हम इस प्रोग्राम के बाद डिस्कस करेंगे, राइट साइड पे जो प्रोग्राम बनाएंगे। फिलहाल void टाइप क्यों है, क्योंकि यह फंक्शन जो से काम दिया गया है वह सिंपली परफॉर्म कर देगा और हमें कोई वैल्यू वापस नहीं करेगा। तो मेन फंक्शन में हम जिन वैल्यूज़ को एडिशन के लिए यूज़ करना चाहते हैं, सबसे पहले उनके लिए वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए एक्स वाई। एक्स में कोई वैल्यू स्टोर करवा दी, वाई में कोई वैल्यू स्टोर करवा दी। आप यहाँ पर प्रिंटफ और स्कैनफ की सहायता से एक्स वाई को रन टाइम पे भी इनपुट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू 5 दी है और y की वैल्यू 9 दी है। अब हम चाहते हैं कि ऐड फंक्शन x और y की वैल्यूज़ पर एडिशन का काम करे। तो यह फंक्शन किसी भी दो इंटीजर वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए बनाया गया है, तो इस फंक्शन को हम यूज़ कर रहे हैं। जब फंक्शन को यूज़ करेंगे तब केवल फंक्शन का नाम यूज़ किया जाएगा, उसके टाइप को डिफाइन नहीं किया जाएगा। फंक्शन की टाइप को हम या डिक्लेरेशन में बताएंगे या डेफिनेशन में। कॉल करते हुए हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का नाम प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन हम फंक्शन को प्रोवाइड करना चाहते हैं जिन पर वह काम करे, तो उसके लिए हमने आर्गुमेंट में उन वैल्यूज़ को या उन वेरिएबल्स को पास कर दिया, लिख दिया। हमने यहाँ पर x, y लिख दिया, अर्थात x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 9 के लिए हम एडिशन का काम करवाना चाहते हैं। आइए देखते हैं ऐड फंक्शन कैसे काम करेगा। कोई भी फंक्शन तब काम करना शुरू करता है जब उसे कॉल किया जाता है। तो यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया। जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा तब वह सबसे पहले उसकी डिक्लेरेशन चेक करेगा। डिक्लेरेशन यहाँ पर मौजूद है। अगर यहाँ पर डिक्लेरेशन मौजूद ना होती तब कंपाइलर ने एक एरर शो कर देनी थी।
अब क्योंकि हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर रखा है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का कंट्रोल फंक्शन की बॉडी जहां पर भी हमने उसे डिफाइन किया है प्रोग्राम में वहां पर कंट्रोल ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पर ऐड फंक्शन डिफाइन किया हुआ है तो कंट्रोल कहां पर ट्रांसफर हो गया? अब जहां पर भी हमने ऐड फंक्शन को डिफाइन किया हुआ था। अब x की वैल्यू को a में कॉपी करवाया जाएगा। x की वैल्यू कितनी है? a, तो a की वैल्यू कितनी बन गई? 5। और y की वैल्यू b में कॉपी होगी। y की वैल्यू 9 है तो b की वैल्यू कितनी होगी? 9। अब यहां पर सबसे पहले c को मेमोरी एलोकेट होगी, फिर a प्लस b अर्थात a से वैल्यू 5 ली गई, b से वैल्यू 9 ली गई। 5 प्लस 9 14 और इन दोनों का सम करके किस में स्टोर करवा दिया गया? c में। तो c की वैल्यू कितनी बन गई? 14। उसके बाद प्रिंटफ सम, तो इस तरह मॉनिटर स्क्रीन पे हमें क्या शो करवाया जाएगा? सम इज 14। यहां पर फंक्शन की बॉडी पूरी हो चुकी है। उसके बाद कंट्रोल वापस कॉलिंग फंक्शन में, जहां पर उस फंक्शन को कॉल किया गया था वहां पर वापस चला जाएगा। तो उसके बाद हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन पूरी हो चुकी है क्योंकि मेन की जो बॉडी है यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। तो ये था हमारा वॉइड टाइप फंक्शन के साथ जो बेसिक कंसेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं उनके बारे में एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, फिर फंक्शन की बॉडी को डिफाइन करते हैं। फंक्शन की बॉडी में हमने जो भी काम लिखा है वह तभी एग्जीक्यूट होगा जब उसको कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पर मेन फंक्शन क्या है? हमारा कॉलिंग फंक्शन, क्योंकि इसने ऐड नाम के फंक्शन को कॉल किया है। जब ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे सबसे पहले उसकी डिक्लेरेशन चेक होगी। डिक्लेरेशन ऑलरेडी हमने लिखी हुई है। अगर यहाँ पर डिक्लेरेशन ना लिखी होती तो कंपाइलर ने एरर शो कर देनी थी, हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होना था। अब क्योंकि डिक्लेरेशन दी हुई है तो अब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का कंट्रोल जहां पर ऐड फंक्शन को डिफाइन किया गया है वहां पर ट्रांसफर होगा और जो XY आर्गुमेंट थे उनकी वैल्यू a b में कॉपी हुई। फिर फंक्शन ने अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की और जो वैल्यूज a b में स्टोर करवाई गई थी उनके ऊपर काम करने के बाद हमें रिजल्ट शो हो जाएगा और जब इस फंक्शन की बॉडी पूरी हो जाएगी तब एग्जीक्यूशन कंट्रोल वापस उस जगह पर चला जाएगा जहां पर हमने उस फंक्शन को कॉल किया था कॉलिंग फंक्शन में। तो इस तरह से कोई फंक्शन अपना काम करता है। आइए अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं जहां पर फंक्शन ने अपना काम करके हमें वैल्यू रिटर्न करनी है। हम चाहते हैं कि दो वैल्यूज के ऊपर एडिशन का काम करने के बाद जो ऐड की गई वैल्यू है हमें वह वापस कॉलिंग फंक्शन में प्राप्त हो। यहां पर जैसे हमने देखा कि ऐड फंक्शन ने अपना काम करके यहीं पे शो करवा दिया और जब वापस कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है कॉलिंग फंक्शन में तब यह फंक्शन कोई भी वैल्यू वापस नहीं लेकर जा रहा। अब हम रिटर्न टाइप फंक्शन में देखेंगे कि कैसे कोई फंक्शन वैल्यू को वापस कॉलिंग फंक्शन में लेकर जाएगा, हमें वैल्यू वापस करेगा जिसे हम किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे हम दो वैल्यूज को ऐड करके वैल्यू को रिटर्न कराएंगे। सबसे पहले हमने फंक्शन को डिक्लेयर करना है। क्योंकि हमने एडिशन का काम करवाना था इसलिए हमने फंक्शन का नाम ऐड रखा। अब एडिशन का काम दो इंटीजर वैल्यूज पर करवाना था तो इसलिए हमने यहाँ पर इंट कॉमा इंट कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कि दो इंटीजर वैल्यूज पास होंगी। क्योंकि इस फंक्शन ने हमें काम करने के बाद कोई इंटीजर वैल्यू वापस करनी है तो इसलिए हमने यहाँ पर वॉइड की जगह क्या लिखा? इंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस फंक्शन ने इंटीजर वैल्यूज पर एडिशन का काम करने के बाद हमें इंटीजर वैल्यू को ही वापस रिटर्न करना है। तो यह रिटर्न टाइप है फंक्शन की। यह फंक्शन हमें इंटीजर वैल्यू वापस करेगा। तो अब हम इस डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग क्या डिफाइन करेंगे? फंक्शन की डेफिनेशन को। यहां पर हमने आर्गुमेंट्स को नाम दे दिए a तथा b। अब जो ऐड फंक्शन अपनी बॉडी में काम करेगा वह
इन ए और बी की वैल्यूज को लेकर करेगा। इन वेरिएबल्स को ए और बी को वैल्यूज कहां पर प्रोवाइड की जाएगी, जहां पर हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो इस फंक्शन में हमने सी वेरिएबल वैसे ही क्रिएट किया जैसे वाई टाइप फंक्शन में किया था, फिर दोनों वैल्यूज का सम करवाया जो भी ए और बी में स्टोर होगी, और सी में उनका रिजल्ट स्टोर करवा देंगे। अब यहाँ पर सी की वैल्यू शो करवाने की बजाय हमने रिटर्न सी लिखा है। सी की टाइप क्या है, इंट, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इंटीजर, क्योंकि यह फंक्शन हमें सी की वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि इंटीजर फॉर्म में होगी। तो यहाँ पर इस फंक्शन की बॉडी पूरी हुई और कंट्रोल वापस किस तरफ जा रहा है, जहां पर उस फंक्शन को कॉल किया गया था, यहां पर मेन फंक्शन में। तो जब यह कंट्रोल वापस जाएगा तब वह क्या लेकर जाएगा, सी की वैल्यू को वापस लेकर जाएगा। और यहां पर हमें क्या वापस कर रहा है यह फंक्शन, सी की वैल्यू। सी की वैल्यू किस में स्टोर करवा दी, जेड में। अब यहां वॉइड फंक्शन में क्योंकि फंक्शन हमें कुछ भी वापस नहीं कर रहा था, इसलिए हमने उसकी वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाई, परंतु इस केस में इस फंक्शन ने हमें सी की वैल्यू को वापस करना है और वह वैल्यू हमने जेड में स्टोर करवा दी और जेड की वैल्यू हमने यहां पर मेन फंक्शन में स्टोर करवाई। तो इस तरह से रिटर्न टाइप फंक्शन हमें कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं। कहां पर रिटर्न करते हैं, कॉलिंग फंक्शन में। उस वैल्यू को हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवाकर किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जबकि वॉइड टाइप फंक्शन में जो वॉइड टाइप का फंक्शन है वह अपना काम जो उसकी बॉडी में डिफाइन किया है वह परफॉर्म करेगा और परफॉर्म करने के बाद बिना कोई वैल्यू लिए कंट्रोल को वापस मेन फंक्शन में रिटर्न करेगा। आइए अब इस प्रोग्राम की वर्किंग देखते हैं। मेन से एग्जीक्यूशन शुरू हुई, x और y को हमने वैल्यू 5 और 9 दे दी। z वेरिएबल क्यों लिया है, क्योंकि यह फंक्शन जो c वैल्यू वापस करेगा वह किसी ना किसी वेरिएबल में हमें स्टोर करवानी पड़ेगी। तो इसीलिए हमने z वेरिएबल को डिक्लेयर किया ताकि इस फंक्शन ने जो हमें c की वैल्यू वापस करनी है वह मेमोरी में स्टोर हो सके और उस वैल्यू को हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकें। आइए अब देखते हैं कि यह ऐड फंक्शन कॉल कैसे होगा। तो जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो सबसे पहले क्या चेक होगी, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन ऑलरेडी दी हुई है, तो अब कंट्रोल कहां पर ट्रांसफर होगा, जहां पर ऐड फंक्शन को डिफाइन किया गया है। तो कंट्रोल कहां पर ट्रांसफर हुआ, जहां पर ऐड फंक्शन को डिफाइन किया है। अब x की वैल्यू a में कॉपी होगी, a की वैल्यू 5 बन गई, और y की वैल्यू b में कॉपी होगी और b की वैल्यू 9 बन गई। अब c में क्या हुआ स्टोर, 5 + 9 14। c में 14 वैल्यू स्टोर करवा दी, जो फंक्शन में स्टेटमेंट लिखी हैं उन्होंने c की वैल्यू 14 स्टोर करवा दी। अब यह c की वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं, अर्थात जब बॉडी की एग्जीक्यूशन पूरी होने के बाद कंट्रोल वापस कॉलिंग फंक्शन में जाएगा तो c की वैल्यू कितनी लेकर जा रहा है, वह 14। तो इस फंक्शन ने कंट्रोल को जब वापस किया मेन फंक्शन में तो c की वैल्यू कितनी रिटर्न की, यहां पर हमें 14। तो वह 14 वैल्यू उसने किस में स्टोर करवा दी, z में। और यहां पर z की वैल्यू हमें आउटपुट के तौर पर कितनी शो होगी, सम इज 14। तो इस तरह से यह प्रोग्राम वैल्यू को रिटर्न करेगा और उस वैल्यू को जो उसने रिटर्न की है z में स्टोर करवाकर हमने डिस्प्ले करा दिया। बेसिकली दोनों फंक्शन एक ही काम कर रहे हैं एडिशन का। यहां पर सारा काम हमने फंक्शन में ही डिफाइन कर दिया, बट यहां पर हमने फंक्शन में काम करवाकर उसका रिजल्ट वापस हासिल किया जो कि हमने मेन में शो करवा दिया। जो भी हम उस रिटर्न वैल्यू पर काम करना चाहते हैं वह काम हम मेन फंक्शन में करवा सकते हैं। तो दोनों ही प्रोग्राम्स में हमने सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर किया, फिर फंक्शन को डिफाइन किया, फिर फंक्शन को यूज किया। होप कि आपको वॉइड टाइप और रिटर्न टाइप इन दोनों फंक्शंस का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा और ये तीनों कंसेप्ट जो भी हमने फंक्शन से रिलेटेड डिस्कस किए थे, डेफिनेशन, डिक्लेरेशन और कॉलिंग, ये तीनों भी क्लियर हो चुके होंगे। आइए अब हम फंक्शन डिक्लेरेशन
की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए एक प्रोग्राम की सहायता से डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए हमने एक मेन फंक्शन बनाया जिसमें x और y की वैल्यू का सम करवाने के लिए हमने एक सम फंक्शन को कॉल किया है। सम फंक्शन में हमने दो वेरिएबल्स x और y पास किए हैं, तो सम फंक्शन ने x और y की वैल्यू को सम करवाकर हमें शो कराना है। तो मेन की बॉडी के बाद यहाँ पर हमने सम फंक्शन को डिफाइन किया है। x की वैल्यू x में कॉपी होगी, y की वैल्यू y में कॉपी होगी। इन दोनों का सम s में स्टोर हो जाएगा और s की वैल्यू हमें शो होगी। तो यह क्या है, एक फंक्शन डेफिनेशन जहाँ पर हमने सम फंक्शन को डिफाइन किया है। अब यहाँ पर हमने पहले फंक्शन को कॉल किया है और बाद में उसकी बॉडी को डिफाइन किया है। अगर अब हम इस सिचुएशन में प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तब हमारे पास यह फंक्शन कॉल पर एक एरर मैसेज शो करेगा। इस लाइन पर एरर आएगी हमारी, क्योंकि जब सम फंक्शन को कॉल किया गया तो उसे उसकी डिक्लेरेशन नहीं मिली, जिस कारण कंपाइलर ने एरर शो कर देनी है। तो जब हम फंक्शन को डिक्लेयर कर देंगे, फंक्शन की प्रोटोटाइप डिफाइन कर देंगे, जिसे हम फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहते हैं। जब हम फंक्शन को डिक्लेयर कर देंगे और उसके बाद इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तब यह एरर खत्म हो जाएगी। परंतु अगर हमने फंक्शन की बॉडी को, इस सम फंक्शन की बॉडी को मेन से पहले डिफाइन कर दिया होता, अर्थात अगर हमने सम फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन कर दिया होता और मेन फंक्शन को बाद में बनाकर सम फंक्शन को उसमें बाद में यूज करते, तब यह कंपाइल एरर नहीं आनी थी। अगर हम इस फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन कर देते और मेन फंक्शन बाद में बनाते और उसमें सम को कॉल करते, तब इस डिक्लेरेशन को प्रोवाइड करना ना करना जरूरी नहीं था। तो डिक्लेरेशन कब जरूरी होती है, जब फंक्शन को यूज पहले करते हैं, डिफाइन बाद में करते हैं। उस केस में अगर हमने फंक्शन को डिक्लेयर नहीं किया तो कंपाइलर ने एरर जनरेट कर देनी है, हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। परंतु अगर हम फंक्शन को डिफाइन पहले कर दें, मेन से पहले फंक्शन को डिफाइन कर दिया और मेन में इस फंक्शन को बाद में यूज किया, तब डिक्लेरेशन देना जरूरी नहीं होता। आइए अब हम आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स का कंसेप्ट देखते हैं। यह कंसेप्ट भी फंक्शन से रिलेटेड ही है। यहाँ पर हमने var टाइप के फंक्शन को डिक्लेयर किया है, यहाँ पर उस फंक्शन को कॉल किया है और यहाँ पर उस फंक्शन की बॉडी को डिफाइन किया है। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं और उसमें जो वैल्यूज पास करते हैं उन्हें आर्गुमेंट्स या एक्चुअल पैरामीटर्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर 5 और 10 एक्चुअल वैल्यूज हैं जिनके ऊपर इस फंक्शन ने काम करना है। तो इन एक्चुअल पैरामीटर्स को या एक्चुअल वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट्स। तो आर्गुमेंट्स का कंसेप्ट क्या हुआ, फंक्शन कॉल करते हुए फंक्शन के नाम के बाद पैरेंथेसिस में कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। उन वैल्यूज को या उन वेरिएबल्स को जो फंक्शन के नाम के बाद पैरेंथेसिस में लिखे जाते हैं उन्हें आर्गुमेंट्स कहा जाता है। इन आर्गुमेंट्स को एक्चुअल पैरामीटर भी कह सकते हैं। उसी प्रकार फंक्शन डेफिनेशन में फंक्शन के नाम के बाद जो वेरिएबल्स हम पैरेंथेसिस में यूज करते हैं उन्हें पैरामीटर्स कहा जाता है। पैरामीटर्स को फॉर्मल आर्गुमेंट भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार पैरामीटर्स की डेफिनेशन क्या हुई, फंक्शन डेफिनेशन में फंक्शन के नाम के बाद पैरेंथेसिस में जो वेरिएबल्स पास किए जाते हैं वह पैरामीटर्स कहलाते हैं। आइए अब इनकी डेफिनेशंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। आर्गुमेंट्स, वेरिएबल्स यूज्ड इन द फंक्शन कॉल आर कॉल्ड आर्गुमेंट्स। फंक्शन को कॉल करते हुए जो वेरिएबल्स या वैल्यूज हम उसे प्रदान करते हैं उन्हें आर्गुमेंट्स कहा जाता है।
These variables are written within the parenthesis after the function name in the function call. इन वेरिएबल्स को या वैल्यूज को फंक्शन कॉल में फंक्शन के नाम के बाद पैरेंथेसिस में लिखा जाता है। आर्गुमेंट्स को एक्चुअल पैरामीटर्स भी कहा जाता है। आइए अब पैरामीटर्स की डेफिनेशन देखते हैं। वेरिएबल्स यूज्ड इन द फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन में जो वेरिएबल्स हम पास करते हैं उन्हें पैरामीटर्स कहा जाता है। इन पैरामीटर्स को फॉर्मल पैरामीटर्स या फॉर्मल आर्गुमेंट भी कह सकते हैं। दे रिसीव वैल्यूज फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन। इन पैरामीटर्स को कॉलिंग फंक्शन की ओर से वैल्यूज प्रोवाइड की जाती हैं। यह पैरामीटर्स फंक्शन के नाम के बाद पैरेंथेसिस में लिखे जाते हैं जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो पैरामीटर्स फंक्शन डेफिनेशन का हिस्सा है और आर्गुमेंट्स फंक्शन कॉल का हिस्सा है। जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो ही पैरामीटर्स को कॉलिंग फंक्शन में वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमने इस प्रोग्राम में देखा है 5 और 10 क्या है, आर्गुमेंट्स। इंट ए बी क्या है, पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स को कॉलिंग फंक्शन, यहाँ पे हमारा कॉलिंग फंक्शन कौन सा है, मेन। तो मेन एक कॉलिंग फंक्शन है जहां पर ऐड फंक्शन को कॉल किया गया है। तो इन पैरामीटर्स ने इन आर्गुमेंट्स से क्या किया, वैल्यूज को रिसीव किया। पहला पैरामीटर ए था तो पहले पैरामीटर ने पहले आर्गुमेंट से वैल्यू को रिसीव किया। दूसरा पैरामीटर बी है तो दूसरे पैरामीटर ने दूसरे आर्गुमेंट से वैल्यू को रिसीव किया। तो इस तरह से पैरामीटर कॉलिंग फंक्शन में आर्गुमेंट से वैल्यूज को रिसीव करते हैं और फंक्शन डेफिनेशन में फंक्शन के काम को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। आइए अब हम फंक्शंस में वेरिएबल्स के स्कोप के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्कोप क्या होता है। स्कोप इज एन एरिया विद इन ए प्रोग्राम where a variable can be used after its declaration। किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद वह प्रोग्राम में कहाँ यूज हो सकता है, वह एरिया उस वेरिएबल का स्कोप कहलाता है। एक प्रोग्राम में वेरिएबल का स्कोप दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है। स्कोप को डिसाइड करने के लिए कर्ली ब्रेसेस का मुख्य योगदान होता है। अगर किसी वेरिएबल को कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन किया जाता है तो वह लोकल स्कोप का कहलाता है। Those variables which are defined within a block, for example within a function or within a compound statement, are called local variables। जब किसी वेरिएबल को किसी ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस। फंक्शन की बॉडी का जो ब्लॉक होता है उसे डिफाइन करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस। तो जो कर्ली ब्रेसेस हैं वह किसी फंक्शन के स्कोप को डिफाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो जिन वेरिएबल्स को किसी फंक्शन के अंदर या किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया जाता है उन वेरिएबल्स को लोकल स्कोप के वेरिएबल्स कहा जाता है। दे आर अवेलेबल ओनली विद इन द फंक्शन इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। और उन वेरिएबल्स को जो किसी ब्लॉक में डिफाइन किए गए हैं या किसी फंक्शन में डिफाइन किए गए हैं, उन वेरिएबल्स को हम केवल उसी ब्लॉक के अंदर या उसी फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं, उनसे बाहर यूज नहीं कर सकते। अर्थात जो वेरिएबल्स किसी फंक्शन के अंदर या किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन किए जाते हैं वह उसी ब्लॉक या उसी फंक्शन के लोकल स्कोप में यूज कर सकते हैं, उन फंक्शन से या उन ब्लॉक से बाहर उनको यूज नहीं कर सकते। परंतु अगर किसी वेरिएबल को किसी ब्लॉक या किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर ना किया जाए, उनको इन ब्लॉक्स से, इन कर्ली ब्रेसेस से बाहर डिफाइन किया जाता है, तब वह वेरिएबल ग्लोबल स्कोप का कहलाता है। Those variables which are defined outside all of the function blocks are called global variables। तो वह वेरिएबल जो सभी फंक्शन ब्लॉक्स
के बाहर डिफाइन किए जाते हैं, अर्थात जो वेरिएबल किसी भी फंक्शन ब्लॉक के अंदर नहीं होते, वह वेरिएबल ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल कहलाते हैं। और ऐसे वेरिएबल्स को उनके डिक्लेरेशन के बाद किसी भी फंक्शन में प्रयोग कर सकते हैं। उनका प्रयोग पूरे प्रोग्राम में कहीं भी किया जा सकता है। आइए अब एक एग्जाम्पल की सहायता से लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लोकल वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक फंक्शन बनाया सम नाम का। इस फंक्शन में हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। इस फंक्शन में हमने c नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। अब यह c वेरिएबल इन कर्ली ब्रेसेस के बीच में डिक्लेयर किया है, तब c को हम इससे बाहर किसी और फंक्शन में यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यह c लोकल वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसे सम फंक्शन की बॉडी में इस ब्लॉक में डिफाइन किया गया है। c को इस बॉडी के अंदर अंदर ही यूज कर सकते हैं, इस बॉडी से बाहर यूज नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर हम c को मेन फंक्शन की बॉडी में यहाँ पर बिना डिक्लेयर किए यूज करना चाहते हैं, यहाँ पर यूज करना चाहते हैं, तब यह अलाउड नहीं है। तो इस लाइन पर कंपाइलर ने एरर जनरेट कर देनी है कि आप c को यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर c को डिक्लेयर नहीं किया गया। तो जो वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किए जाते हैं, एक बॉडी के अंदर डिफाइन किए जाते हैं, एक ब्लॉक के अंदर जिसे कर्ली ब्रेसेस के साथ डिफाइन किया जाता है, उसके अंदर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो वह वेरिएबल लोकल स्कोप का कहलाता है। आइए अब एक डायग्राम की सहायता से इस कंसेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए अब हमने किसी ब्लॉक में एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, जैसे यहाँ पर हमने शो किया है ब्लॉक 1 में c वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। अगर इसको इसी ब्लॉक में यूज करेंगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब कंपाइलर ने कोई एरर जनरेट नहीं करनी। परंतु अगर इस c वेरिएबल को इस ब्लॉक से बाहर किसी और ब्लॉक में यूज करेंगे, जैसे ब्लॉक 2 में अगर इस c को यूज करना चाहते हैं, तब कंपाइलर इस ब्लॉक की इस लाइन पर हमें एरर शो करेगा कि आपने c वेरिएबल को इस ब्लॉक में कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया, तो यह अलाउड नहीं है। तो इसीलिए इनको लोकल स्कोप के वेरिएबल कहा जाता है, क्योंकि इनको एक लोकल लोकेशन में ही, कौन सी लोकल लोकेशन? जिसमें इनको डिक्लेयर किया गया है, इन वेरिएबल्स के बीच में ही यूज कर सकते हैं, इनसे बाहर यूज नहीं कर सकते। आइए अब हम ग्लोबल वेरिएबल के कंसेप्ट को प्रोग्राम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दो वेरिएबल्स x और y डिक्लेयर किए हैं, तो ये वेरिएबल किसी भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर या किसी भी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर नहीं किए गए, तो इन वेरिएबल्स को ग्लोबल वेरिएबल्स कहा जाता है। इन वेरिएबल का प्रयोग हम पूरे प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने शो किया है x और y को हम सम फंक्शन में भी यूज कर रहे हैं और x वेरिएबल को हम मेन में भी यूज कर रहे हैं। तो x को किसी ब्लॉक में डिफाइन ना करते हुए जब हम सभी ब्लॉक्स से बाहर डिफाइन करते हैं, तब हम उन्हें प्रोग्राम के किसी भी फंक्शन में उनकी डिक्लेरेशन के बाद किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर x और y दोनों यूज कर रहे हैं और यहाँ पर अकेले x को यूज किया गया है। आइए अब हम एक डायग्राम की हेल्प से इस कंसेप्ट को देखते हैं। यहाँ पर एक्स वाई डिक्लेयर किया, उसे हम अगर ब्लॉक 1 में यूज कर रहे हैं तो कंपाइलर कोई भी एरर शो नहीं करेगा। उसी प्रकार अगर इन वेरिएबल्स को किसी और ब्लॉक 2 में यूज करेंगे तब भी कंपाइलर को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसने कोई एरर शो नहीं करना। तो ग्लोबल वेरिएबल्स सभी ब्लॉक्स से बाहर डिफाइन किए जाते हैं या डिक्लेयर किए जाते हैं, और एक बार डिक्लेयर करने के बाद उन्हें हम किसी भी ब्लॉक में
यूज कर सकते हैं। जब वह डिक्लेयर हो गया तो उस डिक्लेरेशन के बाद जितने भी ब्लॉक्स हम यूज कर रहे हैं उनमें कहीं भी उन वेरिएबल का प्रयोग किया जा सकता है। आइए अब अगला कंसेप्ट स्टोरेज क्लासेस के बारे में डिस्कस करते हैं। यह भी फंक्शंस के साथ यूज होने वाले वेरिएबल्स के लिए ही प्रयोग की जाती हैं। स्टोरेज क्लासेस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट वेरिएबल्स स्कोप, लाइफ एंड लोकेशन। जो वेरिएबल्स हम फंक्शंस में यूज करते हैं या फंक्शन से बाहर डिक्लेयर करते हैं, उनके स्कोप, लाइफ एंड लोकेशन को डिसाइड करने के लिए स्टोरेज क्लासेस का प्रयोग किया जाता है। स्कोप किसी भी वेरिएबल का वह एरिया होता है जहां पर किसी वेरिएबल को डिक्लेरेशन के बाद यूज किया जा सकता है। लाइफ यह डिसाइड करती है कि कोई वेरिएबल मेमोरी में कितने टाइम तक एग्जिस्ट करेगा, और लोकेशन का अर्थ है कि वह वेरिएबल मेन मेमोरी रैम में स्टोर होगा या प्रोसेसर में जो रजिस्टर्स यूज किए जाते हैं उनमें स्टोर होगा। तो वेरिएबल्स की स्कोप, लाइफ एंड लोकेशन को हम अपनी ज़रूरतों के अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स के स्कोप, लाइफ एंड लोकेशंस को चेंज करने के लिए हम सी लैंग्वेज में 4 प्रकार के स्टोरेज क्लासेस का प्रयोग करते हैं। पहली क्लास है ऑटोमेटिक, दूसरी है रजिस्टर, तीसरी है स्टैटिक एंड लास्ट वन है एक्सटर्नल वेरिएबल। इनसे हम या तो किसी वेरिएबल के स्कोप को बदल सकते हैं या उसकी लाइफ को एडजस्ट कर सकते हैं, लाइफ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं या उसकी लोकेशन को बदल सकते हैं।